ऑनलाइन कारोबार के हवाले से सवाल है कि हमारे यहाँ आम नुक्ता नज़र उलमा ये बयान करते हैं कि किसी चीज़ पर अगर आपका कब्ज़ा नहीं है तो आप उसे आगे फ़रोख्त नहीं कर सकते और ये हराम होगा। लेकिन ऑनलाइन कारोबार में बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं कि आप कोई चीज़ बग़ैर कब्ज़ा के ख़रीदते हैं एक जगह से और ख़ुद उस पे कब्ज़ा किए बगैर उसको इसी तरह आगे बेच देते हैं। और बाज़ सूरतें ऐसी भी हैं कि कोई चीज़ होती ही नहीं है फ़िज़िकल मौजूद। आप किसी चीज़ के रेट के मुताबिक एक सौदा लगाते हैं किसी शख्स के साथ, और यानी कि एक शख्स दूसरे से ये सौदा करता है कि मैं तुमसे 100 किलो गंदम ख़रीदता हूँ 100 रुपये के हिसाब से, और ये मैं महीने बाद ख़रीदूँगा। और महीने बाद गंदम का रेट कम या ज़्यादा हो जाता है तो वो गंदम नहीं ख़रीदेगा, सिर्फ़ वो जो रेट का उतार चढ़ाव ना उसके मुताबिक या वो उसको उतने पैसे दे देगा या ले लेगा, इस तरह का कारोबार। यानी कि चीज़ मौजूद ही नहीं है, सिर्फ़ उसके रेट का सौदा हो रहा है। तो इस तरह के कारोबार क्या जायज़ होंगे? और जो हदीस है कि जो उलमा बयान करते हैं कि चीज़ पर कब्ज़ा करने ज़रूरी है, उसका क्या मतलब है? देखिए, सादा जगह पे चले जाइए तो ये जब कब्ज़े की बात की गई तो इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि सौदा करने वाले किसी पार्टी को नुकसान ना हो, किसी को धोखा ना दिया जाए। तो मिसाल के तौर पर मैंने ये किताब आपसे ख़रीदी, देखे बगैर आगे बेच दी, देखा ही नहीं कि इसकी जिल्द ठीक है या वही किताब है जो मैंने ख़रीदना चाहता था। तो अब इसके नतीजे में उस आदमी को जिसको मैंने बेची है नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कब्ज़े में लेना लाज़िम करार दिया गया था कि वाक़तन चीज़ मौजूद है, आपने देख ली है, आपको उसका पता है कि नहीं है, किस तरह की है, तब आप बेचेंगे ताकि आपको पूरी तरह से ख़बर हो। अगर आप मिसाल के तौर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग में ये बात करते हैं कि क्वालिटीज़ उसकी बता दी जाती हैं, शर्तों के मुताबिक चीज़ है और अगला आदमी उसको लेने को तैयार है, तो अब वो आपने नुकसान को अवॉइड कर लिया है, धोखे को अवॉइड कर लिया है, तो ठीक है, वो जायज़ हो जाएगा। अलबत्ता ये जो आपने आखिरी मिसाल दी है, इसमें एक मुश्किल है बाज़ सूरतों में कि गंदम ख़रीदी नहीं जा रही है, गंदम का सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हो क्या रहा है, ये सवाल पैदा हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए। ये वो दायरे हैं कि जहाँ पर हम, हाँ, अलबत्ता ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक आदमी दोनों पार्टीज़ में से कहे कि हम गंदम भेज दो, अब मैं पैसे तुम्हें दे रहा हूँ, तो क्या भेज देगा आदमी वो? ये दोनों पार्टियों को पता है कि गंदम नहीं मिलेगी, सिर्फ़ उसके रेट का सौदा हो रहा है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होता है ना। तो ये हवाई सी चीज़ है, इसको गुरेज़ करना चाहिए इससे। नहीं, स्टॉक मार्केट और एक और चीज़ है, वो तो आपके स्टॉक के हो रहा है। एक है कि आपने वो शेयर्स के जो कारोबार है वो तो ठीक है, शेयर की एक वैल्यू होती है, उसकी बुनियाद पे हो रहा है। एक ये है कि सिर्फ आपने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, उसमें गंदम का रेट इतना है, मैं आपसे इतना ख़रीद लूँगा, ना उसने गंदम ख़रीदी ना इसने ख़रीदनी है। हाँ, अलबत्ता कोई वाक़तन गंदम का कारोबार करता है, उसकी बुनियाद पे ये काम हो रहा है तो फिर ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना कैसा है? अभी हाल ही में पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक सिक्का जारी किया। वो पहले तो सस्ता था लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी मालियत काफ़ी बढ़ गई। अब ये बज़ाहिर तो इसका कोई यूज़ नहीं है, बस लोगों के एतमाद पे है कि लोग इसे ख़रीदेंगे। तो इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना कैसा है? देखिए, करेंसी पुराने ज़माने की हो, सोना हो, चांदी हो, आपकी वो हमारे बचपन नहीं, हमारे वालिदैन के बचपन में कौडियाँ होती थी। कौडी समझते हैं ना आप? वो शल की एक किस्म होती है समंदर से जो निकलते हैं, तो वो होते थे। दमड़ियाँ होती थीं, ठीक है? तो ये सारे सिक्के थे। तो क्यों सिक्के थे? लोगों का एतमाद था कि मैं अगर एक कौड़ी दूंगा तो मुझे उसके बदले में ये चीज़ मिल जाएगी। तो सारी मार्केट में कौड़ी की अहमियत है। आप लोगों का पढ़ा हो अगर, तो जब अमेरिका, ये जो स्पेन वाले लोग हैं, ये अमेरिकी इलाकों में गए तो इनके पास सोना भी होता था, ज़ाहिर है, तो वहाँ के लोगों को सोने से वाकफ़ियत नहीं थी। और ये बताते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने अरबों के बाद इलाके फ़तह किए हैं, तुर्कियों से छुड़ाए हैं, तो वहाँ लोगों ने रुपयों, जो करेंसी थी बरतानवी या किसकी, उसको जला जला के आग तापते रहे, उनको पता ही नहीं था ये करेंसी है। तो ये लोगों का एतमाद ही होता, करेंसी चलती ही एतमाद पे है। मेरा आपका एतमाद है तो चलेगी, नहीं हो तो नहीं। तो जिस ज़माने में सोने का एतमाद ख़त्म कर दीजिए तो बस ख़त्म हो जाएगा, चांदी का एतमाद ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। तो असल में एतमाद, अब एतमाद कौन देता है?
जो रुपया हमारे यहाँ चलता है पाकिस्तान में या डॉलर चलता है, इसके पीछे हुकूमतें होती हैं। ये बरतानवी हुकूमत ने पाउंड को दे रखा है, हमने रुपए को दे रखा है, इंडिया का भी एक रुपया है, अमेरिका के डॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी कोई है और कनाडा का भी है। जो जो करेंसीज होगी उसके पीछे हुकूमत की एतमाद होता है और उसके ऊपर लिखा होता है, अगर आपने 1 रुपये का नोट देखा हो तो उस पर लिखा होता है कि हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा किया जाएगा। ये मतलब क्या था कि मैंने चिट लिख दी आपको कि ये मेरे पास आपका 100 रुपया है, ये आप चिट ले जाएं, उनको जाकर दे दीजिएगा, तो वो समझ जाएगा कि 100 रुपया मेरे पास है। तो ऊपर लिखा होगा मुतालबे पर आपको अदा कर दिया जाएगा क्या, 100 रुपया, चिट मैंने दी है। तो अब सोने को रख लीजिए, सोना मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने आपको चिट दे दी कि मेरे पास आपका 100 ग्राम सोना पड़ा हुआ है, चलो जी, आपने जाके इनको दिया जी, साजद की ये पर्ची मेरे पास है, 100 ग्राम सोना आप रख लीजिए, आप उसे सोना ले लीजिए, मुझे ये चीज़ दे दीजिए। करेंसी यूँ बनी है, एतमाद। तो करेंसी नाम ही एतमाद का है। अब क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो है उस पर अगर कोई पीछे बैक देने वाला मौजूद है, उसको एतमाद देने वाला है, तो जायज़ है, वरना नाजायज़ है। नाजायज़ क्यों है? इसलिए कि 3 असूल हैं, सूद नहीं होना चाहिए, ज़रर और गरर नहीं होना चाहिए। ज़रर का मतलब है कि नुकसान ना हो किसी का, दूसरी पार्टी का। आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा हासिल करें, ये नाजायज़ हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि गरर, आप धोखा देकर। तो अगर क्रिप्टो करेंसी में आप दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हैं, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, आप इस पर एतमाद कर सकते हैं।